इकलौती पार्टी बीएसपी है जो बीएसपी को गया हुआ वोट, मतलब जो बीजेपी को जा चुका वोट, उसमें से निकाल के भी ला सकती है। और उनको हराने के लिए मोदी को, जब तक मोदी से आप 5-6% वोट नहीं निकालोगे, आप सब इकट्ठा होके भी उतने नहीं इकट्ठा होगे। फिर मोदी से आप पीछे हैं 10%। तो ये मोदी को हराने के लिए जब तक मोदी का वोट नहीं निकाला जाएगा तब तक मोदी नहीं हारते। और मोदी का वोट निकालने की शक्ति, मोदी के वोट को निकालने की हिम्मत, मोदी को वोट निकालने का जो एक आभा मंडल है, वो सिर्फ मायावती के पास। ये है कारण कि मायावती ही वो नेता है कि जिनके साथ जान आए बगैर मोदी को नहीं हराया जा सकता। चीजों को देखने का नजरिया अलग होता है। बस यही एक बात जो आपने अपने सवाल में कही है कि मायावती ने अपनी एएनआई के बाइट में या अपनी विज्ञप्ति में गठबंधन या बिहार या गठबंधन से रिलेटेड कोई बात नहीं की। बस यही वो बात है जो बता रही है कि मायावती उस गठबंधन में जाएंगी। जब पाल की हत्या हुई, उमेश पाल की, तमाम लोग कह रहे थे कि शाइस्ता पीएसपी से निकाल दी जाएंगी। मैंने सुबह मायावती का ट्वीट देखा, 1 घंटे के बाद मैं यूपी तक पे था। उन्होंने कहा कि मायावती क्या शाइस्ता को निकालेंगे? मैंने कहा नहीं निकाली जाएंगी। सारे पैनलिस्ट कह रहे थे निकाले जाएंगे, सारे चैनल कह रहे थे निकाले जाएंगे। मैंने कहा नहीं निकाले जाएंगे। उसका कारण यह था कि मैंने मायावती का ट्वीट पढ़ा था। साथी जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। पूरे देश के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बातें चल रही है और कई अलग अलग प्रकार के कयास भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को लेकर सबसे बड़ी चर्चा हो रही है और चूंकि उत्तर प्रदेश की धरती पर आज हम हैं और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजपथ से सैयद कासिम जी हैं और जो कि वरिष्ठ पत्रकार है और पॉलिटिकल एनालाइजर है, तो उनसे हम बातचीत करेंगे कि ओवरऑल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर किस समीकरण की तरफ वो देखते हैं, कैसे देखते हैं इन समीकरणों को, किस प्रकार की उठापटक चलेगी, किस प्रकार की राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है या फिर कितनी अफवाहें, तमाम चीजों को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू आपका स्नेहा जी। मैं बहुत प्रभावित हुआ आपसे, पहली मुलाकात जब मेरी आज हो रही है। मैं आपको देखता रहता हूँ और इस उम्र में और इस डेडिकेशन के साथ, इस जज्बे के साथ, इंजीनियर होने के बाद उसके बाद पत्रकारिता को चुनना, और वो भी वो पत्रकारिता जिसकी तरफ कोई देखना नहीं चाहता। सामाजिक न्याय से जुड़े हुए मुद्दे, पार्टियां, मायावती, बहुजन समाज पार्टी, इस तरह के इश्यूज आमतौर पे मीडिया में आते नहीं थे। ये आप लोगों की उपलब्धि है कि आज लोग सामाजिक न्याय से जुड़े हुए बातों को, SC/ST से जुड़ी हुई बातों को, आरक्षण से जुड़ी हुई बातों को, मायावती से जुड़ी हुई बातों को, तमाम जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया में, जो नेशनल मीडिया में तो मानता ही नहीं हो, क्योंकि नेशनल मीडिया, जो चीज नेशनल जाए वो नेशनल मीडिया है। आप नेशनल देखे जाते हैं, आप नेशनल मीडिया हो। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप क्या कहते हैं जी न्यूज हो, आज तक हो या वो हो, जो देखा जाता है। बल्कि हम तो कहते हैं कि आप लोग तो इंटरनेशनल मीडिया हो, क्योंकि यूट्यूब तो भी पाकिस्तान में भी लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, यूएस में भी कर रहे हैं, UAE में भी कर रहे हैं, और उसमें सब नीचे लिख के आता है कि इतने लोग हमें देख रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतनी दूर आए। और इसमें कासिम साहब, सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगी, आप काफी राजनीतिक चर्चाओं में शामिल रहते हैं और आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन भी हम लगातार देखते रहते हैं चैनल के माध्यम से। सारे डिस्कशन जो है, चाहे यूपी तक पर हो या फिर राजपथ पर हो, इससे ही समझ आता है कि आपका जो एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं ज़मीन पर उतरता हुआ नज़र आता है। तो आज के तारीख में हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में ऐसा लगता है कि बीजेपी को रोकने के लिए अगर कोई ताकत है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, और या वही रोक सकती है? क्या, कैसे देखते हैं इसे? देखिए स्नेहा जी, इसमें वजह है। जैसे बीजेपी को रोकने के लिए तमाम लोग इकट्ठा होने की बात करते हैं, कहते हैं भाई ऐसा है कि बीजेपी को ओवरऑल 39% वोट मिला है, उत्तर प्रदेश में 45% मिला है, कहीं 44% मिला है। तो उनका कहना है कि हम ये 61% वोट एक जगह कर लें तो हम बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन अब एक जगह करेंगे कैसे, सवाल ये पैदा होता है। सब एक जगह आएंगे नहीं। और फिर बीजेपी को, या बीजेपी मतलब मोदी है, बीजेपी खुद कुछ नहीं है। और मोदी को भी आप इस तरह से समझ लेना, जैसे सिप्ला एक ब्रांड है, सर्फ एक ब्रांड है, लाइफ बॉय एक ब्रांड है, कॉलगेट एक ब्रांड है, मोदी एक ब्रांड है। वो ब्रांड बनाया गया है। अब जैसे आप पहले जाइए मार्केट में तो आदमी गांव में जो है ना, ये नहीं कहता था कि हमको बिना का दे दीजिए, वो कहता था तो कोलगेट दे दीजिए। वो कोई सा भी अगर आपको देते वो पेस्ट, तो वो आदमी कोलगेट समझ के लाता था। निरमा दे दीजिए, तो कोई भी पाउडर है तो निरमा था।
तो मोदी उसी तरह से निरमा और लाइफ बॉय है, मोदी उसी तरह का कॉलगेट है, एक ब्रांड डेवलप किया गया और इस पर बड़ा पैसा लगा, बड़ा वक्त लगा। गुजरात से आते हैं, गुजरात लॉबी का जो एक मामला है बिजनेस में, इंटरनेशनल लेवल पे भी उनके लोग हैं। तो ये पूरी एक भ्रम बनाया गया मोदी के नाम का। अब उस भ्रम को तोड़ने के लिए आप संघर्षों से नहीं तोड़ सकते, संघर्षों से सच तोड़ा जा सकता है, संघर्षों से झूठ नहीं तोड़ा जा सकता। मोदी एक इतना बड़ा झूठ ब्रांड बनाया गया है कि आप जो भी चीज लेके आइए, आप सच लाइएगा, और सच से झूठ को पहले सुनते थे आप कि सत्य जो है वो पराजित हो सकता है, पस्त नहीं हो सकता। ये सारे चीजें भी पास्ट की हैं। वर्तमान में आप देखेंगे कि मोदी अगर कहते हैं कि एक ट्यूब में, ट्रैक्टर के ट्यूब में स्कूटर पे लेके जा रहा था और मैंने देखा, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने क्या ले जा रहे हो ट्यूब में, उसने बताया सब इसमें मैं घर में गोबर गैस बनाया हुआ है और वो ले जा रहा हूँ, क्या करोगे? इससे मैं ट्यूबवेल चलाऊंगा, इंजन चलाऊंगा। और सामने बैठे हुए वो लोग जो मतलब टॉप मोस्ट अच्छे बड़े इंजीनियर्स, वो ताली बजा रहे थे। क्या है? क्योंकि वो ब्रांड है, उस ब्रांड पे कोई टिप्पणी नहीं करता है। अब आप मोदी के खिलाफ वोट इकट्ठा करके मोदी को हराने की बात कर रहे हैं। मायावती अकेली नेता है, इकलौती पार्टी बीएसपी है जो बीएसपी को गया हुआ वोट, मतलब जो बीजेपी को जा चुका वोट, उसमें से निकाल के भी ला सकती है। और उनको हराने के लिए मोदी को, जब तक मोदी से आप 5-6% वोट नहीं निकालोगे, आप सब इकट्ठा होके भी उतने नहीं इकट्ठा होगे। जैसे कांग्रेस के साथ नवीन पटनायक जाएंगे नहीं, कांग्रेस के साथ केसीआर जाएंगे नहीं, कांग्रेस के साथ आंध्र प्रदेश के राव जाएंगे नहीं। तो जब ये तीन बड़ी पार्टियां, लगभग जिनके पास 12% वोट है, वो नहीं जा रहे हैं, ममता जाएगी नहीं, वो भी 6% चला गया, 18% हो गया, तो फिर इकट्ठा कितने लोग हुए? 32%। फिर मोदी से आप पीछे हैं 10%। तो ये मोदी को हराने के लिए जब तक मोदी का वोट नहीं निकाला जाएगा, तब तक मोदी नहीं हारते। और मोदी का वोट निकालने की शक्ति, मोदी के वोट को निकालने की हिम्मत, मोदी को वोट निकालने का जो एक आभा मंडल है, वो सिर्फ मायावती के पास। ये है कारण कि मायावती ही वो नेता है कि जिनके साथ जान आए बगैर मोदी को नहीं हराया जा सकता। तो विपक्ष का काफी नुकसान होगा अगर बसपा नहीं जाती है आने वाली 23 तारीख को जो बैठक होने वाली है, क्योंकि तमाम लोगों को लग रहा था कि अभी जो एएनआई को जो बाइट दी उसके बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई, उसमें कहीं पर भी गठबंधन का जिक्र नहीं हुआ। कहीं पर से ऐसा नहीं लगा कि गठबंधन की तरफ बहन मायावती को झुकाव है। तो ऐसे में किस बात का वेट हो रहा है? ऐसा कुछ लगता है आपको कि किसी चीज का इंतजार हो रहा है, या फिर कोई सिग्नल भी नहीं मिल रहा है कि जाएंगे साथ या नहीं जाएंगे? देखिए स्नेहा जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि चीजों को देखने का नजरिया अलग होता है। बस यही एक बात जो आपने अपने सवाल में कही है कि मायावती ने अपनी एएनआई के बाइट में या अपनी विज्ञप्ति में गठबंधन या बिहार या गठबंधन से रिलेटेड कोई बात नहीं की। बस यही वो बात है जो बता रही है कि मायावती उस गठबंधन में जाएंगी। बस यही एक बात है। कैसे आपका क्या आकलन है? देखिए ऐसा है कि मैं लगभग, मुझे लगता है कि 92 से मायावती को देख भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। तो मैंने मायावती को बहुत कायदे से देखा है। मुझे लगता है कि जितना मैं मायावती को जानता हूँ, शायद ही देश में दूसरा आदमी मायावती के चलने से बता देगा कि मायावती चाहती क्या। जैसे जब पाल की हत्या हुई, उमेश पाल की, तमाम लोग कह रहे थे कि शाइस्ता पीएसपी से निकाल दी जाएंगी। मैंने सुबह मायावती का ट्वीट देखा, 1 घंटे के बाद मैं यूपी तक पे था। उन्होंने कहा कि मायावती क्या शाइस्ता को निकालेंगे? मैंने कहा नहीं निकाली जाएंगी। सारे पैनलिस्ट कह रहे थे निकाली जाएंगी, सारे चैनल कह रहे थे निकाले जाएंगे। मैंने कहा नहीं निकाले जाएंगे। उसका कारण यह था कि मैंने मायावती का ट्वीट पढ़ा था, ट्वीट की एक एक लाइन पढ़ी थी। स्नेहा जी, उस ट्वीट को अगर आप याद कीजिए तो मायावती ने उसमें पूरी बात कहते हुए कहा था कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होना जरूरी है। तो बस ये उच्च स्तरीय जांच होना जरूरी, ये शब्द बता रहे थे कि शाइस्ता नहीं निकाली जाएंगी। उसी तरह मैंने मायावती को कभी किसी नेता की तारीफ करते हुए नहीं सुना। मैंने मायावती को कभी किसी नेता से सहमत होते हुए नहीं देखा, और मायावती को किसी नेता के बयान पर सहमति व्यक्त करते हुए नहीं देखा। राहुल गांधी अमेरिका से जब उनसे सवाल किया जाता है
कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर और अत्याचार हो रहे हैं, तो उनका सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, उत्तर भारत में मुस्लिम समाज और दलितों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है। मायावती ने उस बात का समर्थन किया। मायावती ने कहा कि राहुल की ये बात सच है, सही है, सच्ची है। बस ये बात बताती है कि मायावती उसके बाद उन्होंने कहा कि केंद्र की तमाम सरकारें, कांग्रेस भी दोषी है, भाजपा भी दोषी है, उत्तर प्रदेश में राज करने वाले समाजवादी पर सब कुछ कहा। लेकिन उस बात पर उनका मुहर लगाना ये बताता है कि मायावती अब कभी अगर कांग्रेस के साथ जाएंगी तो ये कह सकती हैं कि वो वाली कांग्रेस नहीं, राहुल की कांग्रेस में परिवर्तन आ चुका है। ये उसकी भूमिका है, उस बयान को उसकी उस बयान पे ये भूमिका है। और इसी तरह उनके परसों के ट्वीट में जो उन्होंने बाइट दी है, जो विज्ञप्ति जारी की, उसमें कहीं जिक्र ही नहीं किया उन्होंने। ये भी इशारा है कि मायावती वेट एंड वॉच की पोजीशन पे, मायावती जानती हैं कि जैसे अनुपम मिश्रा कहते हैं, कल मेरे चैनल पे कह रहे थे कि केसीआर का तेलंगाना के बाहर क्या है, एक वोट नहीं है। तेजस्वी का पूरे बिहार में नहीं है, नीतीश का पूरे बिहार में नहीं है, बाहर की तो बातें जाने दीजिए। ममता का बंगाल के बाहर नहीं है, शरद पवार का पूरे महाराष्ट्र में नहीं है, ठाकरे का पूरे महाराष्ट्र में नहीं है, केजरीवाल का पूरे भारत में नहीं है, अखिलेश यादव का पूरी यूपी में नहीं है। ऐसे में सिर्फ मायावती एक नेता बचती हैं जिनके देश के कम से कम 13 राज्यों में वोट है। इस बहस ये हो सकती है कि 2% है, 1% है, 3 है, 7 है, 13 है, लेकिन चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे आपका हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, ये कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, ये सारे राज्यों में बसपा के पास वोट है। और ये वोट जो है, ये वोट जब मायावती को लड़ता हुआ देखेगा, जब उसको ये लगेगा कि मायावती देश में बड़ी नेता के रूप में सामने आ सकती हैं, तो ये वोट बढ़ जाएगा, इसमें और परसेंटेज बढ़ेगा। जहां 1 है वहां 3 हो जाएगा, यहाँ 13 है, यहाँ 22 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कारण यह है कि वो वोटर तड़प रहा है, उसको लगता है कि मतलब ये बहुत वक्त हो गया हमको लड़ाई लड़ते लड़ते, 4 बार उत्तर प्रदेश में दलित वोट और खासकर मुस्लिम वोट जिनका उत्पीड़न लगातार हो रहा है 2014 से, वो निर्णायक भूमिका में रहेंगे और वो शायद देखना चाहते हैं कि रेस में दिखे कोई ऐसी पार्टी जो उनकी बात करे, मजलूमों की बात करे। देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, कोई भी अलायंस अगर नैसर्गिक नहीं होता तो कामयाब नहीं होता। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, नैसर्गिक नहीं था। यादव और एससी का जाटो ये हमेशा लड़ता रहता है। यादव की जब सरकार आई तो उसने तमाम जाटों को और दलितों को परेशान किया। बसपा की ताकत में सरकार आई तो उन लोगों ने अपने बदले लिए, उन पे एससी के मुकदमे लिखे गए। उनकी जो दूरी है वो पट नहीं पाई। लेकिन जहां मुस्लिम था, बसपा 10 सीट कैसे पाती है? बसपा 0 से 10 हो जाती है, समाजवादी पार्टी जितनी थी उतनी रह जाती है, उसकी बढ़ती नहीं। उसकी वजह यह है कि ये रिलायंस नैसर्गिक। कांग्रेस के साथ प्लस पॉइंट ये है कि कांग्रेस के साथ दलित भी रह चुका है, ब्राह्मण भी रह चुका है, मुसलमान भी रह चुका है, और वर्तमान से मोदी से लड़ता हुआ राहुल गांधी को देख के दूसरा वो वोटर जो एंटी मोदी है, जो मोदी को हटाना चाहता है, वो किसी भी समाज का हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है, उसे लगता है कि राहुल लड़ रहा है। और कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस का कश्मीर से कन्याकुमारी तक वोट है, जैसे बसपा का कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक वोट है। तो ये दो मिलते हैं अगर, तो इसका मैसेज भी बड़ा है। और उसमें अगर ये तड़का लग जाता है कि 2024 में ये जो लड़ाई है, इसमें हमको अपना नेता मिल सकता है, तो फिर आप ये समझें कि मोदी के लिए मुश्किल हो जाएगा। और वही एक वजह है कि कल परसों के बाद से बीजेपी खेमे में बड़ी घबराहट है और बड़ी परेशानी है। नेचुरल अलायंस मानते हैं अगर ऐसा कुछ होता है? नहीं, बिल्कुल मैं तो मानता हूं, मेरा ये मानना है कि दोनों के लिए ये 24 करो या मरो का साल है। बीएसपी के लिए 2024 तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन परिस्थितियों से पिछले दिनों से जो बहुजन समाज पार्टी गुजर रही है, चाहे वो विधानसभा की बात हो या फिर इसके पहले भी 2014 से ही कहो, तो जिन दिक्कतों से बहुजन समाज पार्टी या फिर जिस दौर से गुजरी है, 2024 कितना महत्वपूर्ण लगता है? बहुत महत्वपूर्ण, मैं तो कह रहा हूँ 2024 कांग्रेस के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है,
मायावती के लिए भी बहुत अहम है। मायावती की एज हो गई है, 29 में जब चुनाव होगा तो मायावती की एज और हो चुकी होगी। स्वास्थ्य भी उनका उतना अच्छा नहीं रहता है कि वो चीज़ों को जिस तरह से बात करती थी, अटैकिंग होती थी, रैलियाँ कर लेती थी, वो उस तरह से नहीं है। उम्र के साथ इंसान के साथ शरीर में कहीं न कहीं तो ये वो होता ही है। लेकिन ये चुनाव उनको भी अगर लगा कि ये चुनाव हमारा करो या मरो का चुनाव है, इस चुनाव के हालात ऐसे बनने वाले हैं कि 30 सांसद वाला प्रधानमंत्री भी बन सकता है। वो कोई भी हो सकता है। लेकिन साथ में ये है कि जिसके पास 30 सांसद हों, साथ में उसके पास नेशनल उसका एक फिगर हो, राष्ट्रीय उसकी एक छवि हो, तो उसको प्लस हो सकता है मामला। और मुझे लगता है कि वो चेहरा सिर्फ मायावती हो सकती हैं और कांग्रेस को इस पे कोई आपत्ति नहीं होगी कि मतलब ऐसे वक़्त में, ऐसे समय में जब ऐसे हालात पैदा हो जाएँ, तो उन्होंने जब चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया था, चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बना दिया था, गुजराल को प्रधानमंत्री बना दिया था, तो मायावती की तो बात ही जाने दीजिए। और ये भी समझ लीजिए स्नेहा जी कि जो 2024 की हंग पार्लियामेंट अगर होती है जिसके हालात ज़्यादा हैं, जो भी मायावती को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, अनुसूचित जात का एक बड़ा वोट उसकी तरफ बहुत तेज़ी से चला जाएगा, जब मायावती चाहें या ना चाहें। मायावती अगर एक बार प्रधानमंत्री बन जाती हैं, जो उनको प्रधानमंत्री बनाएगा, उसके राज में वोट वो ले लेगा, चूँकि उसने मायावती का विरोध नहीं किया था और इस देश के दलितों, शोषितों, पिछड़ों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को एक पहचान मिलेगी कि चलिए देश में कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं हुआ, लेकिन देश की उसी तरह से पहली प्रधानमंत्री मायावती हो सकती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की पहली महिला दलित मुख्यमंत्री हुई थी। जो बिहार से जो नेता है साधु यादव, उनका भी ऐसे ही बयान आया है कि वो कह रहे हैं कि अपने शर्तों पर गठबंधन करेंगे और शायद वो शर्त यही हो सकती है। वो शर्त रखने जा नहीं रही हैं। आप जाके उनसे कहिए कि जब ऐसा है कि आप हमारे साथ लड़िए, इनको सत्ता से बेदखल कीजिए। कांग्रेस को करना चाहिए पहल। कांग्रेस को बिल्कुल पहल करना चाहिए और मुझे लगता है कि सोनिया गांधी से उनके संबंध ठीक हैं, मधुर संबंध है। बॉडी लैंग्वेज जब भी आप देखिएगा, 1-2 बार की जब भी, या प्रियंका जब उनके पिताजी के मरने पे गई हैं, तो जो प्रियंका के साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो उससे देख के लगता है देखिए मायावती की बॉडी लैंग्वेज बना दी, जिसे पसंद करती हैं, जिसे नहीं पसंद करती हैं, वो नहीं पसंद करती हैं। जैसे डिंपल के बारे में आज भी उनका पॉजिटिव है। आज भी वो कहती हैं कि मैंने उसे एक बार बहू कह दिया तो मेरी बहू है। तो ये मायावती की खूबी है। दोस्ती तो दोस्ती, दुश्मनी तो दुश्मनी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजपथ से थे सैयद कासिम जी और इनके चैनल को आपने देखा होगा, आप यूट्यूब पर जाएं और राजपथ जो है वो ढूंढें, सब्सक्राइब करें और काफ़ी सारी लगातार राजनीतिक चर्चाओं को लेकर वो अपनी बात रखते हैं। देश के तमाम मुद्दों को लेकर वो मुखर होकर बात करते हैं और सीनियर जर्नलिस्ट है, वरिष्ठ पत्रकार है, लगातार देश के अंदर चल रहे हालातों को लेकर भी बात करते हैं। तो आज की हमारी जो चर्चा हुई है सैयद कासिम साहब के साथ, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है, आपकी क्या ख्यालात है, तमाम चीज़ें जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। राजपथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।